आज हम चैप्टर 2 बहुपद में आज का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनमें सबसे पहला था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण का मतलब है ग्राफीय प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो हम ग्राफ बनाते हैं उससे हमारा मतलब है आलेख बनाते हैं। जो इस प्रकार से जो भी आलेख बनाते हैं हम उसे ही कहा जाता है ज्यामितीय, या इसको आप ग्राफीय प्रेजेंटेशन कह सकते हैं या फिर आलेख निरूपण कह सकते हैं, आलेखीय निरूपण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है कि जो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, मतलब किसी भी बहुपद का ज्यामितीय यानी कि ग्राफ कैसे बनता है वो यहाँ पर आपको समझना है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो हम शुरुआत करते हैं रैखिक बहुपद से। तो यहाँ पर जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो हम देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं? बहुपद को हम px से दर्शाते हैं। और मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है 2x + 3, तो ये अपने आप में एक रैखिक बहुपद है। तो अगर आप इसका ज्यामितीय अर्थ ग्राफ बनाना चाहें तो किसी भी ग्राफ को यानी कि आलेख बनाने के लिए आपको किसी बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास बिंदु है तभी आप उन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शा सकते हैं और फिर उसका जो भी आलेखीय निरूपण है उसे आप खींच सकते हैं। बिंदु का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है P और उसके निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए -2, -1 है। और फिर और भी बिंदु होते हैं, कम से कम 2 बिंदु तो होने ही चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। मान लीजिए दूसरा बिंदु Q है और उसके निर्देशांक जो हैं 2, 7 है। अब अगर हम इन दोनों बिंदुओं से ग्राफ बनाना चाहते हैं, आलेख बनाना चाहते हैं, तो वो आसानी से बन जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद हो और उस बहुपद से अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम हमारे पास बिंदु तो होने ही चाहिए। अब क्योंकि ये जो बहुपद है वो उसमें केवल एक ही चर है और हमारे पास कोई भी बिंदु में 2 निर्देशांक होते हैं। एक होता है x निर्देशांक, x निर्देशांक होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है y निर्देशांक। तो अगर हमारे पास x और y दोनों निर्देशांक नहीं हैं तो आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x निर्देशांक यानी कि x अक्ष का बिंदु x अक्ष की वैल्यू होनी चाहिए, y निर्देशांक यानी कि y अक्ष पर कोई भी वैल्यू, कोई भी मतलब मान होना चाहिए। तो यहाँ पर तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। तो ये जो रैखिक बहुपद है इसमें तो केवल एक चर है जो कि 2x + 3 है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो आप इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको इसके अंदर एक चर और लेना पड़ेगा जिसको हम x तो है इसके अंदर,
y और लेना पड़ेगा। तब आप इस समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो हमारा समीकरण था px बराबर 2x प्लस 3, जो कि एक रैखिक बहुपद है, इसको अगर आप ऐसे लिख दें y बराबर 2x प्लस 3, तो अब इसके अंदर दो चर आ गए, एक x आ गया, दूसरा y आ गया। तो अब आप यहाँ पर इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले ये एक रैखिक बहुपद था, इस रैखिक बहुपद को आपने इस रूप में लिख दिया, तो इसके अंदर y बराबर 2x प्लस 3 आ गया। अब ये दो चर वाला क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण बन गया। तो इसका तो ग्राफ बनाया जा सकता है, इसके आप दो हल भी ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए दो या दो से अधिक हल को ज्ञात किया जाता है, वो आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार के समीकरणों का जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है। एक्सरसाइज में तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं 2.1 में, बस हमें वहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है बस। और सिर्फ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के समीकरण का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है। उनके अंदर एक y अक्ष होता है और एक x अक्ष होता है। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये है x डैश y और फिर y डैश। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, तो वो एक सरल सीधी रेखा बनेगी। वो रेखा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो रेखा ऐसे सीधी हो सकती है, वो रेखा यहाँ पर सीधी हो सकती है, वो रेखा यहाँ सीधी हो सकती है, यहाँ सीधी हो सकती है, या ऐसे हो सकती है। तो किसी भी तरीके से इसकी रेखा को, वो तो आप जब इनके बिंदु इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। इसको हम सीखेंगे, वैसे तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 4.3 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज था 9th क्लास में, 4th चैप्टर था, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर था वो चैप्टर, और एक्सरसाइज 4.3 में आपने ग्राफ बनाना सीखा था। तो वही ग्राफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आप इसमें दो हल ज्ञात करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा बनेगी इसके अंदर, और इसके जो बिंदु होंगे वो इसी रेखा पर स्थित रहेंगे। कहीं भी हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बिंदु कहीं पर भी स्थित हो सकता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था आपको समझाना कि कोई भी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनका ग्राफ आलेख जो होता है इस प्रकार से बनता है। जो कि पहले एक रैखिक बहुपद था, उसको मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मन तो नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण मैंने बनाया, क्योंकि इसके अंदर y नहीं था तो y मैंने ले लिया। क्योंकि मैंने मान लीजिए कि px को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना px बराबर y है। तो जब px को आप y मानेंगे तो y बराबर ये 2x प्लस 3 मिल जाएगा, और फिर आप उसको ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से एक सरल सीधी रेखा बनेगी। बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना था। तो जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सरल और सीधी रेखा बनती है। यही आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है समझना। इसके बाद अगर हम दूसरा टॉपिक लें कि अगर हम द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएं, किसका बनाएं, द्विघात बहुपद का ग्राफ, तब वो कैसा बनेगा, ये यहाँ पर आपको समझना है। चलिए अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद का। तो अब हमारा जो टॉपिक है कि अगर हम द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ समझें,
ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ है, सबसे पहले तो द्विघात बहुपद को आप समझिए। तो जो भी द्विघात बहुपद होगा, व्यापक रूप तो आप जानते ही हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है x² + bx प्लस, इस प्रकार से व्यापक रूप होता है x² + bx + c। ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसको हम px से दर्शाएंगे, और ये कुछ भी हो सकता है। ये x² माइनस का 3x माइनस का 4, इस प्रकार से मैंने मान लिया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए। बहुपद आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, वो हमने सीख लिया है कि आप कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से अगर है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, ज्यामितीय अर्थ इसका खींचेंगे, तो इसमें भी हमें, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही चर है जो कि केवल x है, तो ग्राफ बनाने के लिए तो दो चर होने चाहिए, यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो px है वो बराबर है y की। अब अगर px y के बराबर है तो ये लिखा जाएगा y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। तो अब इसके अंदर दो चर है, पहला चर है x, दूसरा चर है y। तो अब आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं इसका ग्राफ। तो केवल ये आपको समझना था कि अगर आप इस दो द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो पहले वो इस रूप में आएगा, मतलब पहले एक चर में है वो, उसको दो चर में बनाया जाएगा। सॉरी। तो जब आप इस प्रकार के किसी भी द्विघात बहुपद का ज्यामिति बनाते हैं, यानी कि ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो वो जो भी बनता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, कैसे वो बनता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो इसमें भी दो ही अक्ष होते हैं, x अक्ष होते हैं और y अक्ष होते हैं। पहला x और ये रहेगा x डैश, फिर y और ये y डैश। तो अगर आप इस द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसमें जो भी बिंदु मिलते हैं, पहले तो आप इसके हल ज्ञात करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए, ज्यामितीय अर्थ बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु तो होने ही चाहिए, दो बिंदु आप ज्ञात करेंगे। और फिर जब आप उनको मिला देंगे तो इसमें जो ग्राफ बनते हैं, यानी कि जो आलेख बनता है, वो होता है परवलय, यानी कि पैराबोला। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो रैखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा वो एक सरल और सीधी रेखा में बनेगा इस प्रकार से। लेकिन इनकी जो है वो सरल और सीधी रेखा नहीं होती है। ये इस प्रकार से बन सकता है, ये यू के आकार का बन सकता है। अब ये इसकी बहुत सारे आकार होते हैं। इस लाइन को देखिए, मतलब ये जो आप यू के आकार का देख रहे हैं, इस यू के आकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला और हिंदी में बोला जाता है परवलय। इसको बोलते हैं परवलय। इस प्रकार से हम जो परवलय बोलेंगे वो इसको बोलेंगे। ये परवलय बनता है जब भी आप किसी द्विघात बहुपद का आलेख ड्रॉ करेंगे तो उसमें परवलय बनेगा। अब वो परवलय जरूरी नहीं है किसी प्रकार से बनेगा, वो परवलय कई रूपों में हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि, मतलब मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि वो परवलय किस किस आकार में हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यू के आकार का लिया है, वो परवलय इस प्रकार से नीचे की तरफ भी हो सकता है, वो परवलय इस प्रकार से भी जा सकता है, वो परवलय इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये अलग अलग स्थितियों में मैंने आपको परवलय खींच के दिखाया है कि कोई भी जो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता है वो इसी प्रकार से होता है और इसी प्रकार का वो दिखाई देता है।
बस आपको इन्हें समझना है, देखना है। ड्रॉ नहीं किया जाएगा, हम इसको बनाएंगे नहीं। बस केवल हमें अपने दिमाग में रखना है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि जो रैखिक बहुपद होते हैं, उनका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से एक सरल और सीधी रेखा में बनता है। और जितने भी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो परवलय के रूप में होते हैं, यानी कि ये यू के आकार का ऊपर की तरफ खुला हुआ हो सकता है, यू के आकार का नीचे की तरफ खुला हुआ हो सकता है। ये जो आपका इस प्रकार से दाएं बाएं, मतलब ये हो गया बाएं की तरफ खुला हुआ है, ये हो गया, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये इसी रूप में आपको दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर हमें केवल जो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम समझते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। बाकी ग्राफ आपको खींचना नहीं है, केवल समझने वाली बातें थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ आपको दिखा दिया, फिर यहाँ पर द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ आपको दिखा दिया गया है, तो अब बचता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए सिर्फ आपको ये जानना है कि त्रिघात बहुपद का हम यहाँ पर कोई भी ग्राफ नहीं खींचेंगे। वैसे तो खींचने का तरीका यही है, बस बहुपद जो है वो त्रिघात हो जाएगा, उसमें भी हम एक चर और ले लेंगे y, और उसको हम 2 या 3 हल ज्ञात करेंगे और आसानी से ग्राफ बन जाएगा। तरीका यही रहेगा, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं जानना है। सिर्फ रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को यहाँ पर समझना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो एक्सरसाइज में जो है हमें इसी ग्राफ रैखिक बहुपद के ऊपर तो हमारा डिस्कशन नहीं होगा एक्सरसाइज में, सिर्फ वहाँ पर हम द्विघात बहुपद से संबंधित चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज यानी कि जो चैप्टर है हमारा बहुपद का, इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो द्विघात या त्रिघात बहुपद के ग्राफ हैं वो हमें यहाँ पर बनाना नहीं सीखना है, कि मतलब इनको बनाया कैसे जाता है। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम तो बस केवल इनके विषय में समझ रहे हैं। और ग्राफ बनाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे और ना ही इससे हमारा मार्क्स या इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं हैं। केवल सिर्फ समझने के लिए था कि अगर इनका ग्राफ बनता है तो वो दिखाई कैसा देता है, केवल यही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आपने देख लिया होगा कि जो भी द्विघात बहुपद होते हैं उनका जो ग्राफ है, यानी कि जो उनका आलेख है, वो किस प्रकार का बनता है और किस प्रकार का वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही चीज़ इम्पोर्टेंट था आपको समझने के लिए। अब हम सीधा आ रहे हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अब है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें करना क्या है। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बहुपद px के लिए, अगर कोई बहुपद है px में है वो, तो उसको हम y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, सही है। ये प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें केवल शून्यकों की संख्या बताना है। क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। आप इस बात की तरफ फोकस कीजिएगा कि शून्यकों की संख्या बताना है। मतलब कोई भी जो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, तो आप जानते हैं कि उनका हम क्या खींच सकते हैं, उनका हम
शून्यकों की संख्या यानी कि शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता देता हूं कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा, किसी बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी होती है। देखिए, क्योंकि जो बहुपद होते हैं वो रैखिक होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं। कुछ बहुपद द्विघात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। कुछ बहुपद त्रिघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं। और 4 घात भी होते हैं, वो तो आप समझ लीजिएगा, 5 घात होते हैं, 6 घात होते हैं, वो तो आपके ऊपर है। तो इनमें जो शून्यकों की संख्या होती है, रैखिक बहुपद में चर की पावर कितनी होती है, इसमें जो इसका व्यापक रूप है वो है ax प्लस बी, और द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये व्यापक रूप है इनके। तो आप मुझे बताइए, इस रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है, इसमें चर की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। तो इसलिए जो रैखिक बहुपद होते हैं उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, यानी कि शून्यकों की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या कितना रहेगा, 1। अच्छा, अगर वो द्विघात बहुपद है तो जो भी चर है, यानी कि यक्ष है चर, यहाँ पर यक्ष की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 2। अच्छा, अब त्रिघात बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बहुपद में जो शून्यकों की संख्या है वो जिस भी चर में है, x में है, y में है, उसकी अधिकतम पावर को आप देखिएगा। जितनी उसकी अधिकतम पावर होगी उतने ही उस बहुपद के शून्यक बनते हैं। तो ये चीज सिर्फ आपको जानने के लिए था, समझने के लिए था, सोचने के लिए था। अब हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक के ऊपर। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें ग्राफ एक सीधी रेखा भी है, तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ बन सकता है। यू के आकार का है तो द्विघात बहुपद का ग्राफ बन सकता है ये, यानी कि हो सकता है। फिर यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो ये त्रिघात बहुपद का भी हो सकता है। इस प्रकार से ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसमें भी द्विघात या त्रिघात बहुपद बन सकता है। इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसमें भी। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि जो 2.1 एक्सरसाइज है इसके अंदर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो भी बहुपद हैं, चाहे वो रैखिक हो, चाहे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, तो इन बहुपदों के हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा ग्राफ रैखिक बहुपद का है, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का है, कौन सा ग्राफ त्रिघात बहुपद का है, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इनको पहचान पा रहे हैं। ये अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर तो एक सीधी रेखा है तो ये एक रैखिक बहुपद है। ये यू के आकार का है तो इसको द्विघात बहुपद है ये। अब यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा जा रही है तो ये त्रिघात बहुपद हो सकता है।
ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो ये भी त्रिघात बहुपद हो सकता है। यहाँ पर ये यू के आकार का बन रहा है तो ये द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद बन सकता है। यहाँ पर ये भी जो रेखा जा रही है वो भी द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का हो सकता है। तो यहाँ जो आप 6 ग्राफ देख रहे हैं ये किसी भी रैखिक या द्विघात या त्रिघात बहुपद का आलेख आपको बना के दिया हुआ है। कह रहा है कि इस ग्राफ को देखकर आप बताइए कि इनमें इन बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये आपको समझना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 2 रेखाएं मतलब 2 अक्ष होते हैं, आपको पता है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसमें भी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ऐसे ही सभी में भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी सरल रेखा है या जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो भी रेखा हो, अगर वो रेखा इस x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, चाहे वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, चाहे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, चाहे 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो आप उतने ही शून्यक बताएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार से ग्राफ है और इस ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, यानी कि इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची तो वो रेखा इस प्रकार से जा रही है। तो ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु यहाँ पर काटा, 2, 3, 4। तो इस कंडीशन में ये ग्राफ जिस भी बहुपद का है उस बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 4 शून्यक होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि y अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। y अक्ष से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल x अक्ष को ही समझना है कि जो भी ग्राफ बना हुआ है, चाहे वो एक सीधी रेखा में हो, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में बना हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी रेखा है, चाहे वो सरल रेखा है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो वो ग्राफ जिस भी बहुपद का है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी रेखा है वो x अक्ष y अक्ष से हमारा कोई मतलब है नहीं। y अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ग्राफ जो है, रेखा जो है x अक्ष को यहाँ एक बिंदु पर काट रहा है। तो ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसमें शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो जो भी रेखा है टेढ़ी मेढ़ी, वो x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इस स्थिति में ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसके कितने शून्यक हैं? 2। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसमें इस स्थिति में 3 शून्यक हैं। इसमें 1 बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 1 शून्यक है। यहाँ पर भी 1 बिंदु पर काट रहा है तो 1 शून्यक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बिंदु पर काट रहा है तो 4 शून्यक है। तो बस यही आपको समझना था, और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि जो ग्राफ बना हुआ है वो y अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, इससे हमारा कोई अर्थ नहीं है। तो चलिए मैं पहला बता देता हूँ। पहला पॉइंट ले रहे हैं अब हम। पहले पॉइंट में अगर हम देखें तो एक सीधी रेखा है। अब ये जिस भी ग्राफ का, जिस भी बहुपद का ग्राफ बना है उसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो x अक्ष को तो ये किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है,
बल्कि वाई अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो हम बताएंगे कि इस स्थिति में इस ग्राफ का, ये ग्राफ जिस भी बहुपद का है उस बहुपद में कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, यानी कि एक्स अक्ष को वो काटता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि जो इसमें जो है एक भी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है आप बता सकते हैं? क्योंकि जो आलेख है यानी कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को काट नहीं रहा है। किसी भी बिंदु पर काट, या आप कह सकते हैं प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए भी शून्यक नहीं है। ये आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेखा है वो तो सिर्फ एक बिंदु पर यहां पर काट रहा है, तो आप बताएंगे कि शून्यक एक है। शून्यक यानी कि जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या एक है। एक क्यों है? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि जो आलेख बना हुआ है, आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, यानी कि प्रतिच्छेद करता है। मैथ की भाषा में आप लिखेंगे प्रतिच्छेद करता है, बाकी अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक बिंदु पर काटता है। क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें मैथ की भाषा में ही हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया है। तीसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रेखा है वो आप इस प्रकार से देख रहे हैं। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या 3 है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों है? क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, यानी कि 2 बिंदु पर काट रहा है तो 2 शून्यक होंगे। तो आप लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि
आलेख एक्स अक्ष को केवल दो बिंदु पर काटता है अर्थात प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। पांचवा पॉइंट आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बिंदु पर काट रहा है, तो इसका मतलब 4 शून्यक है। आप बताएंगे कि शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि जो आलेख है वो एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि काटता है। प्रतिच्छेद करता है। अब हम आते हैं इसमें 6th पॉइंट दें। इसमें कितने बिंदु पर काट रहा है इस पे ध्यान दीजिए। तो एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3 बिंदु पर। तो आप 6th पॉइंट में बताएंगे कि शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों है? क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर तो बहुपद ही पहचान सकते हैं, क्योंकि कोई शून्यक नहीं है तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि अगर शून्यक नहीं है तो कोई बहुपद नहीं बनता है। अगर शून्यकों की संख्या 1 है तो वो रैखिक बहुपद है। शून्यकों की संख्या 3 है तो उत्तरी घात बहुपद है। शून्यकों की संख्या 2 है तो द्विघात बहुपद है। शून्यकों की संख्या 4 है तो 4 घात बहुपद है। शून्यकों की संख्या 3 है तो उत्तरी घात बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है इसमें रैखिक बहुपद का भी ग्राफ बना है, द्विघात बहुपद का बना है, त्रिघात बहुपद का बना है, 4 घात बहुपद का ग्राफ भी बना हुआ है। बस आपको यहाँ पर शून्यकों की संख्या को पहचान करना है, और अगर किसी भी ग्राफ में आलेख में जितने शून्यक हैं तो उसका जो ग्राफ है यानी कि जो बहुपद है उतने ही घात का वो बहुपद बनेगा। जितने शून्यकों की संख्या है उतनी ही घात का वो बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि अगर वो रैखिक बहुपद है तो x की पावर 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 होती है। अगर x की पावर 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 है। अगर x की पावर 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 है। तो इसका मतलब जितने शून्यकों की संख्या होगी उसी प्रकार से वो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का बहुपद होगा। ये आप समझ सकते हैं, ये समझने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 था वो सिर्फ इतना ही था इसमें, और आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना था, बस इतनी बातें आपको सीखना था यहाँ पर। और द्विघात या त्रिघात बहुपद का आपको यहाँ ग्राफ भी नहीं बनाना सीखना है, क्योंकि वो आप बड़े क्लास में सीखेंगे, 11th-12th में सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना था कि जो भी इनका ज्यामितीय अर्थ होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, उसमें रेखाएं और किस प्रकार से होती हैं।
तो इस प्रकार से ये जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना था। अब हमारा जो एक्सरसाइज शुरू होगा 2.2, उसमें आपको समझना है कि किसी बहुपद के जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध है उसके बारे में आपको समझना है। तो चलिए हम उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक है, जो एक्सरसाइज हम 2.2 में पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो किस बारे में हम पढ़ेंगे? वो रहेगा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किसी भी बहुपद का शून्यक का क्या मतलब होता है, यानी कि किसी बहुपद में जो शून्यक हैं उस शून्यक का अर्थ क्या होता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है और वो आप कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब आप किसी भी नंबर को, किसी भी x का मान शून्यक कब कहलाता है, वो सब मैंने आपको समझा दिया था। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात कर लिया था। और फिर मैंने आपको बहुपद के गुणांकों के बारे में भी बताया था कि जो बहुपद के गुणांक होते हैं वो आप कैसे पहचान सकते हैं और गुणांकों का क्या अर्थ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो हम बहुपद के शून्यकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, बहुपद के गुणांकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम केवल बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच में जो भी संबंध होता है उस संबंध के बारे में हम इस एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे संबंध। किसका संबंध? बहुपद के शून्यकों का और बहुपद के गुणांकों के बीच में जो भी संबंध होता है उस संबंध को हम यहाँ पर समझेंगे। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं और उनके जो भी गुणांक होते हैं उन गुणांकों के बारे में और शून्यकों के बारे में जो भी संबंध बनता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो मुख्य रूप से हमें द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है, तो द्विघात बहुपद के बारे में ही हम बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद में अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बहुपद में x² प्लस bx प्लस c बहुपद में, और ये एक द्विघात बहुपद है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि अधिकतम पावर 2 है। या फिर लिख सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद में, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इस द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की जो संख्या है वो आप जानते हैं कि यहाँ पर चर की अधिकतम पावर 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ये भी आपके समझ में आया। अब अगर मैं गुणांकों की बात करूं तो x² का गुणांक कितना है? a है। x² के साथ में जो भी वास्तविक संख्या है, जो भी नंबर है, वही उसका गुणांक कहलाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो x² के साथ वाली संख्या यानी कि a है। इसी प्रकार से जो x का गुणांक है, x का जो गुणांक है वो b है।
क्योंकि x के साथ में क्या है, b है मल्टीप्लाई में। तो इस प्रकार से ये शून्यकों की संख्या है और गुणांक है। अब इसके दो शून्यक कौन से हैं हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या और उनका जो गुणांक होता है उसके बीच में जो संबंध है, जो संबंध होता है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी बहुपद द्विघात बहुपद में, यानी कि मुझे यहाँ पर जो समझना है वो समझना है कि यहाँ पर बता देता हूँ कि किसी द्विघात बहुपद में शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, वो अब आप यहाँ पर समझेंगे। तो पहला संबंध तो ये है कि आप शून्यकों को जोड़िए। क्या करना है, शून्यकों को जोड़ने का मतलब है शून्यकों का योग कीजिए। शून्यकों का योग करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए माइनस x का गुणांक बटे में जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक इसके बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो भी शून्यक हैं, दो शून्यक होते हैं, उन शून्यकों का योग करने पर आपका बराबर होना चाहिए किसके, माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। दो ही संबंध होते हैं, पहला तो मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा देखिए, आप शून्यकों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का आप गुणनफल निकालेंगे तो जब आप शून्यकों को आपस में गुणा करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो बराबर होना चाहिए अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर ये x का गुणांक तो आपको पता है, x स्क्वायर का भी गुणांक पता है, लेकिन अचर पद क्या है। अचर पद ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए x स्क्वायर का गुणांक ये रहा, x का गुणांक ये रहा, तो अचर पद यानी कि जो c है, जो c है वो क्या है, c आपका अचर पद है। c क्या है, अचर पद है। यानी कि लास्ट में जो नंबर बचेगा जिसके साथ कोई भी चर नहीं होगा वो अकेला ही होगा, उस संख्या को हम बोलेंगे अचर पद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसमें अचर पद क्या है, c है। अब किसी भी द्विघात बहुपद में जो भी संख्या मिलेगी अकेले में उसी को हम बोलेंगे अचर पद। तो ये जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है, ये मैंने इनके बीच के संबंध को दिखाया है। और इसमें दो ही संबंध आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 में। और मेनली मुख्य रूप से आपका ये संबंध जो बनेगा वो केवल द्विघात बहुपद में ही बनेगा। मतलब केवल द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या है और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो आप समझेंगे, तो यही केवल आपको यहाँ समझने के लिए पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 को। एक शून्यकों का योग जो कि इसके बराबर होता है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल जो कि इसके बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये मैंने थोड़ा सा वर्ड्स में, शब्दों में लिख के दिखाया है, तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा होगा देखने में। इसको हम छोटे में भी समझ सकते हैं
चलिए इसका छोटा रूप भी देख लेते हैं कि अगर मैं इसको छोटे में लिखना चाहूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, सॉरी सिर्फ इतना ही है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, अगर ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्यकों की संख्या एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये केवल सिंबल है। क्या है ये? सिंबल है, ये केवल सिंबल। दो शून्यक होते हैं ना, दो शून्यक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने सिंबल माना है अल्फा और ये बीटा। देखिए ये जो साइन है ये एक चिन्ह है जिसको बोलते हैं अल्फा, और ये भी एक चिन्ह है जिसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा ये केवल बहुपदों के शून्यकों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा और बीटा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या को दिखाने के लिए। तो शून्यकों की संख्या को हमने अल्फा माना है और ये बीटा माना है। तो दो ही शून्यक होते हैं, दो ही चिन्ह हमारे पास हैं। एक चिन्ह होता है अल्फा, दूसरा चिन्ह होता है बीटा। तो इसके शून्यकों की संख्या अल्फा और बीटा है, और इसमें जो भी गुणांक होंगे, गुणांक तो आप समझ ही जाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक बी है और अचर पद यहाँ पर सी है। तो अब अगर आप संबंध बताना चाहते हैं किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या और उसके गुणांक को लेकर, तो इसमें जो पहला संबंध बनता है वो बनता है शून्यकों का योग करके। अब क्योंकि शून्यक हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा हैं, तो जब हम शून्यकों का योग करेंगे तो शून्यकों का योग जो लिखा जाएगा, शून्यकों का योग, अब क्योंकि शून्य क्या है? अल्फा और बीटा हैं, तो उनका योग कर देंगे, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल जो है वो लिखा जाएगा अल्फा गुणा बीटा, तो आप उसको अल्फा बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट बनेगा वो है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए किसके? माइनस और क्या था? माइनस यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक कितना है? यक्स का गुणांक तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर आप बी लिखिए, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो आप बटे में ए लिखिए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो जब आप शून्यकों का गुणनफल दिखाएंगे तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है ही, तो बराबर, ये बराबर होता है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसी के तो बराबर होता है। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मैंने कहा था कि जो लास्ट में सी बचेगा वही अचर पद है, यानी कि सी, और बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर क्या है? ए है। तो ये हमारे संबंध है दोनों, बहुत इजी है, छोटा भी दिख रहा होगा अब आपको ये। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्यकों का योग है वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है सी बटे में ए के। ये मैंने सिंबॉलिक आपको दिखाया है
आप अगर ऐसे लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसी को मैंने सिंबॉलिक दे दिया है, यहाँ पर शून्यकों का योग को मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा है, शून्यकों का गुणनफल को मैंने अल्फा गुणा बीटा लिखा है, और इस प्रकार से ये और भी छोटे संबंध हो गए। तो इन संबंधों को भी आपके लिए समझना जानना जरूरी था, तो इस पे आप अपना फोकस कीजिए। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है 2.2 को जो पढ़ेंगे हम, उसमें जो भी क्वेश्चन हैं हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि हमें एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। एक्सरसाइज में कहा जाएगा कि हमें वो एक द्विघात बहुपद, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में भी, कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम यही क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में भी रहेगा, मतलब कि बहुपद, द्विघात बहुपद अलग मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में यही कहा जाएगा कि आप शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुपदों का गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर आप बहुपद के गुणनखंड अच्छे से कर पाएंगे तभी आप शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो बहुपदों का गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो अभी जो आप एक्सरसाइज को तो हम कर ही लेंगे, वो तो हमारे लिए इजी है करना, आसान है, उसको तो हम अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन पहले आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखिए। तो आप यहाँ पर जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे कि किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैं टॉपिक यहाँ पर लिख देता हूँ कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना, यानी कि ये जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का मतलब ये है कि आप उसमें दो ब्रैकेट बनाइए। देखिए ब्रैकेट कैसे बनेगा, हम इसको पहले अच्छे से समझेंगे, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखिए ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। इस 1 की मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या में करिए। तो 1 की गुणा जब आप लास्ट यानी कि 10 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 गुणा 10 यानी कि 10 मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आप इस 10 का गुणनखंड करिए। तो 10 के गुणनखंड में 1 गुणा 10 बनेगा, 10 गुणा 1 बनेगा, 2 गुणा 5 बनेगा, 5 गुणा 2 बनेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। तो जब आप इसका फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो इसको पहला पद ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस। अब ये जो यक्स है इसको आप बाहर कर दीजिए और ये जो 7 है उस 7 की जगह पर ये ब्रैकेट आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। यक्स को मैंने यहाँ लिखा है, 7 की जगह पर ब्रैकेट लगा दिया है और प्लस का फिर ये 10 है। तो जब आप यहाँ पर इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट किस लिए लगाया है। तो देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम इन्हीं पेयर में से कोई भी एक पेयर लिखने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि कौन सा पेयर लिखेंगे, तो हम इन पेयर में से उस पेयर को लेंगे, उस युग्म को लेंगे, उस जोड़े को लेंगे
जोड़ने पर या घटाने पर 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7। सबसे पहले हम ये डाउट अपना क्लियर कर लें कि हमें जोड़ना है या फिर घटाना है। सिर्फ दो ही काम करना पड़ेगा आपको, या तो जोड़ना पड़ सकता है या फिर घटाना पड़ सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करना बहुत ही आसान है। देखिए, लास्ट वाली जो भी संख्या है अगर वो प्लस में है तो जोड़े को आपको जोड़ना पड़ेगा, और अगर लास्ट वाली संख्या माइनस में है तो आपको जोड़ों को घटाना पड़ेगा। और कितना आना चाहिए? ये 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंत में लास्ट में तो 10 है जो कि प्लस में है, तो इससे तो साबित हो गया कि हमें इन जोड़ों को जोड़ना है। तो जोड़ने पर कितना लेना है हमें? 7। तो देखते हैं कौन से जोड़े को जोड़ने पर 7 मिलेगा। 10 और 1 को जोड़ते हैं 11 मिलेगा, फिर यहाँ जोड़ेंगे 11 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 7 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 7 मिलेगा। तो हमारे पास जो दो पेयर हैं, एक तो 2 और 5 है और दूसरा 5 और 2 है। ये दोनों ही सही हैं इस ब्रैकेट में लिखने के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी ब्रैकेट कोई भी पेयर ले सकते हैं। आप 2 और 5 ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, जिससे भी लेना चाहें आप ले लीजिएगा। बाकी मैं इसको जो है 2 और 5 से सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 + 5। मैंने जोड़ा क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जोड़ने पर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाली संख्या प्लस में है। अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो हम घटाते। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये 10 मिल रहा है। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए, तो ये बनेगा x² प्लस ये x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस का निशान ये आ गया। x की 5 में करेंगे 5x प्लस का 10। अब आप यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ कॉमन लीजिए। कॉमन का मतलब जो भी संख्या हो, यानी कि कोई नंबर हो सकता है या कोई चर हो सकता है जो दोनों में मिले। तो 2 हमें दोनों में तो मिल नहीं रहा है, लेकिन x दोनों में है, तो x आप कॉमन लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, x की सबसे छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटी पावर 1 है, उसी को कॉमन लेना है। ब्रैकेट में क्या मिलेगा? अगर हम एक x की पावर बाहर कर लेंगे तो एक x की पावर अंदर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? x² है, इसलिए। अब देखिए प्लस का निशान, x की पावर 1 बाहर है, 2 बच रहा है, 2 आप अंदर लिखेंगे, प्लस का निशान। ये जो प्लस का निशान है वो मैंने यहाँ लगाया है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो चर यानी कि x तो दोनों में है ही नहीं, तो आप 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 5 बाहर ले लेंगे, ये प्लस का निशान कहाँ से आया? वो यहाँ से आया है, यहाँ से। तो प्लस 5 बाहर ले लिया मैंने, तो 5 अगर बाहर ले लेंगे तो ये x मिलेगा प्लस। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि 2 मिलेगा। देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को हल करूँ तो फिर से मुझे ये मिल जाएगा। इस ब्रैकेट को हल करूँ फिर से मुझे ये मिल जाएगा। देखिए, x की पावर 1 की x की पावर 1 में गुणा करेंगे, x की पावर 2, फिर प्लस का निशान ये वाला यहाँ आ गया। x की पावर 1 की गुणा जब मैं 2 में करूँगा 2x की पावर 1 मिल जाएगा, ये भी मिल गया। प्लस 5 की गुणा x में करूँगा 5x, प्लस का निशान 5 दूनी 10। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को हल कर रहा हूँ तो मुझे फिर से ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो कॉमन है वो सही है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है ये दोनों ब्रैकेट। इससे हमें डिसाइड हो जाता है कि हाँ, हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग बनेंगे तो फिर आपका गुणनखंड सही नहीं है, गलत है। अब क्योंकि ये सही है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो पहला जो गुणनखंड बनेगा, 2 ही ब्रैकेट बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 ही ब्रैकेट बनेंगे, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 ही तो होते हैं। तो 2 शून्यक होते हैं तो 2 ही ब्रैकेट बनेगा। इन दोनों को मिलाकर हम एक बार लिखेंगे x + 2, ये हमारा पहला ब्रैकेट है। दूसरा है ये x और ये +5 यानी कि ये वाला।
तो ये जो हमारा x+2 और x+5 आया है वो इस द्विघात बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। x+2 और x+5 क्या है, ये दोनों ही ब्रैकेट इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा। करके देखें, चलिए करके दिखाते हैं कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा आपस में तो फिर से मुझे ये द्विघात बहुपद मिल जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। तो मैं अब जो है द्विघात बहुपद का बनना कैसे बनाएंगे द्विघात बहुपद को, देखिए अगर हम इस x+2 को और x+5 को हल करें, आपस में गुणा करें, दो ब्रैकेट है इनको आपस में गुणा करें, गुणा का निशान है ये, फिर से हमारा ये द्विघात बहुपद बनेगा। देखिए गुणा करने का तरीका ये है कि आप पहले ब्रैकेट को तोड़िए और इसमें जो पहला पद है उस पहले पद को लीजिए और पहले पद की गुणा पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर आप प्लस का निशान लगाइए, यहाँ पर ये प्लस का निशान है इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे और दूसरा पद क्या है, ये प्लस का 2 है तो मैंने प्लस का 2 लिया है और इसकी गुणा भी दूसरे ब्रैकेट में पूरा किया जाएगा। तो अब x की गुणा x में करेंगे तो x² प्लस का निशान, 5 की गुणा x की गुणा 5 में करेंगे तो 5x प्लस 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस 2 की 5 में करेंगे 10, तो ये बनेगा x² प्लस, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 5 और 2 7x प्लस का 10। तो इस प्रकार से गुणा करने पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये फिर से जो है ये द्विघात बहुपद बन गया। तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड होता है वो दो ब्रैकेट इस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं इसलिए दो ही ब्रैकेट बनेंगे। अगर 3 शून्यक होता है तो 3 ब्रैकेट बनते हैं, 4 शून्यक होता है तो 4 ब्रैकेट बनते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से वो बनेगा और अगर हमने आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो फिर से वही हमारा जो द्विघात बहुपद था वो बन जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल था वो प्लस में था, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि माइनस में होना चाहिए और उस माइनस में जो होगा उसका हम क्या करेंगे, उसका भी हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि उसका भी हम ब्रैकेट बनाएंगे। तो चलिए माइनस वाला लेके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जब प्लस का निशान था तो जोड़ने पर तो आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बहुपद माइनस को लेते हैं और उसको गुणनखंड करके देखते हैं। तो अब हम ले रहे हैं 3x² प्लस 5x माइनस 2। दूसरा एग्जाम्पल है ये 3x² प्लस का 5x और माइनस का 2, ये लिया मैंने। अगर मैं इसका गुणनखंड करना चाहता हूँ, ये गुणनखंड आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये मेथड समझ आना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, बार बार समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम वही करते हैं कि x² के साथ में जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या में करते हैं। तो x² के साथ में तो 3 है तो इसकी गुणा लास्ट वाली संख्या में करिए तो कितना मिलेगा, गुणा करने पर 3 दूनी 6 मिल जाएगा। तो ये जो हमें 6 मिला है वो आपका 6 है। इस 6 का गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 6 के गुणनखंड में 6 गुणा 1, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, यही बनेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला पद तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 3x² को हम एज इट इज लिखेंगे
प्लस का निशान रहेगा। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 5x है और x को हम बाहर लिख लेंगे और 5 की जगह पर ये ब्रैकेट लगाएंगे और फिर -2 ये वाला आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो अंतिम पद है वो तो माइनस में है, तो इसका मतलब ये हमारा डिसाइड हो गया कि हम इन पेयर्स को घटाने पर लेंगे। घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए? घटाने पर हमें ये 5 मिलना चाहिए। ये जो बीच में है ना 5, ये बनना चाहिए। इसलिए आप कोई भी पेयर लीजिए इनमें से जिसको घटाने पर, अच्छा घटा का निशान कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि अंतिम पद माइनस में है, इसलिए हम पेयर को घटाएंगे और घटाने पर जो हमारा आना चाहिए वो 5 है। तो इसको घटाने पर 5 आएगा, इसको घटाने पर -5 आएगा, इसको घटाने पर -1 आएगा, इसको घटाने पर 1 आएगा। तो सही कौन सा है? 1 और -1 तो गलत है, इसको नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं। इसको लेने पर -5 आ रहा है। आपको -5 नहीं चाहिए, केवल 5 चाहिए, क्योंकि प्लस का निशान आपने बाहर लिखा हुआ है। तो ये पहला पेयर यहाँ पर सही है, जो कि 6 - 1 को दिखाता है। 6 - 1 को सही है ये, क्योंकि अगर आप 6 में से घटाएंगे तो 5 मिलेगा, जो कि प्लस का ही मिलेगा, माइनस का नहीं मिलेगा। तो ये सही है। अब आप 6x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो ये बन जाएगा 3x² प्लस x की 6 में करेंगे 6x प्लस माइनस माइनस x की 1 में करेंगे x माइनस का 2। अब आप यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे, तो दोनों में आप देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो 3 के पहाड़े में तो 6 आता है, 3 कॉमन हो गया। x की छोटी पावर, x की पावर 1 कॉमन है। 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ आए। तो जब मैं 3 को बाहर कर लूँगा, x की पावर 1 बाहर हो जाएगी, तो x की पावर 1 अंदर बचेगा, क्योंकि ये 3x² है प्लस का निशान। ये x की पावर 1 बाहर है, ये 6 है और ये 3 बाहर है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 यहाँ बचना चाहिए, क्योंकि इसकी गुणा करने पर पूरे ब्रैकेट में यही बनना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, तो चलिए माइनस का निशान लगा के, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना x दोनों में है ना कोई नंबर दोनों में है। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो आप 1 कॉमन लेंगे, और जब आप 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 लेना पड़ेगा कॉमन में। तो कॉमन यहाँ पर 1 है, तो अगर कॉमन यहाँ पर 1 है तो अब आपका सेम टू सेम यही पद अंदर आ जाएंगे, x और ये 2। अब बात करते हैं कि निशान नहीं बदलने चाहिए, जैसे कि x माइनस में है तो ये माइनस में ही रहना चाहिए, 2 माइनस में है तो ये भी माइनस में रहना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब ये चीज़ तो प्लस में है, जब इससे गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस तो ये बन जाएगा, ये तो ठीक है अपनी जगह पर। अब 2 तो माइनस में है, और यहाँ अगर मैं प्लस का निशान लगाता हूँ तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस का निशान लगा देता हूँ तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर प्लस का निशान लगाना पड़ेगा अपनी मर्जी से, ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस माइनस का x बन रहा है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 1 की 2 में करेंगे 2, तो ये भी सही है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही ब्रैकेट सही बने हैं, दोनों ब्रैकेट सही हैं। तो इसका मतलब जो पहला गुणनखंड आया है वो x + 2 आया है, इन दोनों को आप एक बार लिखेंगे, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो 3x माइनस का 1, ये 3x और ये माइनस का 1। इन ब्रैकेटों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब आप किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाहेंगे सॉरी, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? ये ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद शून्यकों को तो ज्ञात करना आसान है। क्या आसान है? कि जो भी 2 ब्रैकेट बनेंगे, दोनों ही ब्रैकेट को आप बराबर कर दीजिए 0 के। पहला ब्रैकेट क्या था? x + 2 बराबर कर दिया 0 के। दूसरा ब्रैकेट था 3x - 1, इसको भी बराबर कर दिया 0 के। तो इनको जब बराबर 0 के कर देंगे तो शून्य निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर x का मान आएगा +2 था, -2 आ गया,
तो 3x बराबर -1 इधर प्लस में आएगा और x का मान जब निकालेंगे तो 3 यहाँ गुणा में बटे में चला जाएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू आए हैं -2 और 1/3, ये दोनों ही वैल्यू, ये दोनों ही मान इस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो आप बताएंगे कि अतः -2, 1/3 द्विघात बहुपद का शून्यक है। कौन सा द्विघात बहुपद, इस क्वेश्चन का द्विघात बहुपद यानी कि इसका। इसी प्रकार से अगर आप देखें जो हमने एग्जाम्पल 1 लिया था, ये जो हमने एग्जाम्पल 1 लिया था, इस एग्जाम्पल में दोनों ब्रैकेट बन चुके हैं। अब अगर इसमें भी शून्यक निकालना है तो इनको बराबर 0 कर दीजिए। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। x+2 को भी 0 के बराबर रखेंगे और दूसरा x+5 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -5, क्योंकि ये प्लस में था माइनस में गया, +2 फिर माइनस में गया। तो इसका मतलब -2, -5 ये दोनों ही जो मान आए हैं वो द्विघात बहुपद इसका बहुपद कौन सा है, इसका ये वाला है। तो x² प्लस में 7x प्लस में 10 का शून्यक है। ये -2 -5 द्विघात बहुपद x² प्लस 7x माइनस 10 का शून्यक है। तो शून्यक ज्ञात करना अपने आप में बहुत आसान है, बस आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर आप ये ब्रैकेट बना पाएंगे तो शून्यकों को आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। और शून्य ज्ञात करने के बाद और उसमें जांच भी किया जा सकता है। जांच तो आसान है बहुत। तो मैं अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज जो 2.2 है उसको हम पढ़ेंगे, उसको शुरू करेंगे। और आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इनको अभ्यास कर लीजिए कि आप किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। हम जल्दी ही अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।